घुसपैठियों को बचाने के लिए क्या किसी भी हद तक गिर सकती है ममता सरकार? बंगाल में इस वक्त सुसाइड का सिलसिला चल रहा है। एक तबके को भड़काना है और अपने वोट बैंक को बचाना है। इसका खिलाफ हम लोग करेंगे, दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाए। घुसपैठियों के लिए ममता के दिल में इतनी ममता जाग जाती है। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि ममता सरकार को तुरंत 527 ट्रांसफर करने पड़ गए? क्या है इस सबके पीछे ममता सरकार का हाथ है? ममता सरकार के एक गंदे खेल का भांडा फोड़ हो गया। टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। क्या एसआईआर पर बंगाल में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? क्या ममता सरकार के एक गंदे खेल का भांडा फोड़ हो गया? घुसपैठियों को बचाने के लिए क्या किसी भी हद तक गिर सकती है ममता सरकार? ये कुछ बड़े सवाल जो इस वक्त ममता सरकार पर उठ रहे हैं और उठने लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग के एसआईआर के ऐलान से ममता सरकार बौखलाई हुई है, उससे सब हैरान है कि भाई इतना भी क्या खौफ। क्योंकि ममता सरकार एक बार फिर अपने झूठे दावों को लेकर घेरे में आ गई हैं और उनके झूठ से ये दर्शा दिया है कि उन्हें घुसपैठियों की कितनी चिंता। क्या कुछ मामला है, चलिए बताते हैं। दरअसल बंगाल में इस वक्त सुसाइड का सिलसिला चल रहा है। एसआईआर के ऐलान के बाद वहां से 3 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिन पर बंगाल सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये सुसाइड्स जो हुई है वो एसआईआर की वजह से हुई है और इसका जिम्मेदार पूरी तरह से बीजेपी को ठहराया जा रहा है। जिसके बाद बीजेपी ने भी ममता सरकार के इन दावों का तथ्यों के साथ पर्दाफाश किया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात बीते हफ्ते में हुई इन मामलों के बारे में आपको बता देते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि क्या कुछ आखिर ये मामले सामने आए थे। तो एनबीटी की ये रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा है कि एसआईआर के डर ने ली जान, पश्चिम बंगाल में अब एक और सुसाइड। सीएम ममता बोली बीजेपी की डर और नफरत की राजनीति का नतीजा है। पहले मामले की हम बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक 95 वर्षीय बुजुर्ग ने कथित तौर पर एसआईआर के डर की वजह से सुसाइड कर लिया। गुरुवार को बुजुर्ग के परिवार ने आरोप लगाया कि एसआईआर के चलते उनकी जान गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 3 दिनों से इस तरह की ये दूसरी घटना है। इससे पहले कूच बिहार में भी एक व्यक्ति ने नागरिकता से जुड़ी चिंताओं के चलते आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। इसके अलावा जिसके बाद ममता सरकार ने बीजेपी को घेरा और उन्होंने क्या कुछ कहा वो बता देते हैं। उनका कहना है कि बीरभूम में बुजुर्ग क्षितिज मजूमदार की आत्महत्या के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। सीएम ने इसे बीजेपी की डर, बंटवारे और नफरत की राजनीति करार दिया। मृतक बुजुर्ग की बेटी ने बताया कि उनके पिता 40 साल पहले बांग्लादेश के 22 साल से पश्चिम बंगाल आए थे। उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट से गायब था। उनकी बेटी का कहना है कि वापस बांग्लादेश या डिटेंशन कैंप भेजे जाने के डर के चलते उनके पिता ने सुसाइड कर लिया। कुल मिलाकर उन्हें ये डर था कि उन्हें वापस से बांग्लादेश ना भेज दिया जाए। अब ये दावा बीजेपी ने कैसे खारिज किया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब उससे पहले बात करते हैं दूसरे मामले की जो 25 अक्टूबर को सामने आया था। इसमें पानी हाटी में प्रदीप कर नाम के एक शख्स ने भी अपनी जान ले ली थी। ये वो मामला है, आपको बता देते हैं। इससे पहले मंगलवार को पानी हाटी में प्रदीप कर नाम के एक व्यक्ति ने भी सुसाइड कर लिया था। पुलिस कमिश्नर एम मुरलीधर शर्मा ने बताया कि प्रदीप कर ने अपनी कथित सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी मौत का कारण एनआरसी है। वहीं कूच बिहार के रहने वाले खैरुल शेख के परिवार ने भी दावा किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के चलते खैरुल शेख ने कीटनाशक पी लिया था। ये दूसरा केस है जिसका जिक्र अभी मैंने पहली वाली रिपोर्ट में भी किया था। परिवार का दावा है कि उनके वोटर कार्ड या आधार कार्ड में नाम की गड़बड़ी है। उन्हें डर था कि नाम की गड़बड़ी के चलते उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। परिवार का कहना है कि इसी बात ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने कीटनाशक तक पी लिया। वहीं वो अभी गंभीर हालत में अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। अब बीजेपी ने इन दावों की पोल कैसे खोली वो आपको बता देते हैं। पार्टी की तरफ से बीजेपी वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया गया जिसमें पूरा फैक्ट चेक इस केस का किया गया। उसमें लिखा कि ममता इज यूजिंग मिस्टर प्रदीप कर्स एलिजिड सुसाइड टू ब्लेम बीजेपी फॉर एनआरसी, यानी ममता बनर्जी इस केस को सुसाइड केस दिखाने की कोशिश करें। बट अकॉर्डिंग टू हिज ओन रिलेटिव मिस्टर कर डिड नॉट हैव 4 फिंगर्स ऑन हिज राइट हैंड। गौर कीजिएगा इस पर, इसमें ये दावा किया जा रहा है
ये वीडियो भी उन्होंने साथ में शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं वो कुछ इशारा करके उन्हीं की घर की एक सदस्य है जो बता रही हैं कि उनके हाथ में, सीधे हाथ में सिर्फ 4 ही उंगलियां थी, 5 उंगलियां थी नहीं। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि हाउ डिड ही राइट द सुसाइड नोट, कि अगर उनके एक हाथ में सिर्फ 4 ही उंगलियां थी तो वो सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। बीजेपी ये सवाल उठा रही है। इसके अलावा बीजेपी लिखती है within 2 days liar Mamta's lies have fallen flat but he is going to spread such fabricated news, यानी कि फेक न्यूज वो in the future to disrupt law and order in the state, यानी कि अपने राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए वो इस तरह की झूठी खबरें फैलाएंगी, भविष्य में भी फैलाएंगी। अब आप ये वीडियो उन्होंने जो साझा किया है वो भी देख सकते हैं, किस तरीके से उन्हीं के घर वालों का दावा है कि भाई उनके हाथ में सिर्फ 4 उंगलियां थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने भी इसी तरह के कुछ सवाल उठाए। ये तो प्रदीप के मामले का फैक्ट चेक था। अब दूसरे मामले की बात कर लेते हैं। अमित मालवीय ये आईटी सेल के हेड भी हैं। इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट इंग्लिश में शेयर किया था, इसका मैं हिंदी वर्जन आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। तो मालवीय ने एक पोस्ट में कहा कि अब वो और निम्न स्तर को छू रही हैं। इस बार वो 95 वर्षीय क्षितिज मजूमदार की मौत में एसआईआर और एनआरसी को से जोड़कर इसका राजनीतिकरण करें, यानी कि 95 वर्षीय जो बुजुर्ग ने आत्महत्या की थी, ये उस मामले पर अमित मालवीय ने टिप्पणी दी है। बनर्जी की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि वो कितने अहंकार से ये मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग इतने भोले हैं कि वो उनके झूठ पर विश्वास कर लेंगे। आगे क्या कुछ लिखते हैं वो बता देते हैं। 95 वर्षीय एक व्यक्ति जो 1930 में जन्मा, ये फैक्ट्स और ये सवाल अमित मालवीय की तरफ से पेश किए गए, गौर से सुनिएगा। 95 वर्षीय का एक व्यक्ति जो 1930 में जन्मा और जन्म से भारतीय था, वो एसआईआर पर अपनी जान क्यों देगा? अगर किसी भी तर्क से वो विभाजन के बाद भारतीय नागरिक नहीं था और बाद में भारत आ गया, तो वो हिंदू होने के नाते सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए स्वतः ही पात्र है, यानी कि वो तो एलिजिबल था, तो फिर वो अपनी जान क्यों दे सकता है? बीजेपी ये सवाल उठा रही है। इसके अलावा वो क्या करते हैं, क्या आरोप लगाते हैं, वो बता देते हैं। मालवीय ने आरोप लगाया कि सच्चाई ये है कि एसआईआर नहीं बल्कि बनर्जी का भ्रष्ट और ढहता प्रशासन खून से रंगा है। उनकी वर्तमान पटकथा एक हताशपूर्ण चाल है। ये चुनावी लाभ के लिए लिखी गई है और इसका उद्देश्य बंगाल की बुद्धिमत्ता और लोकतंत्र की आत्मा का अपमान है। साथ ही कहा कि बीजेपी जब राज्य में सत्ता में आएगी तो वह ऐसी सभी आत्महत्याओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी और तृणमूल कांग्रेस के हर बदमाश को न्याय के कटघरे में लाएगी। ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि सुसाइड्स पे बीजेपी को क्यों घेरा जा रहा है, एसआईआर को क्यों घेरा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस सबके पीछे ममता सरकार का हाथ है? क्या बंगाल सरकार की तरफ से किसी प्रकार का दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ऐलान होते ही एक के बाद एक इस तरह से मामले सामने आना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। क्या कोई एसआईआर की वजह से इस तरह से अपनी जान दे देगा? और वो व्यक्ति जो एलिजिबल भी है वो क्यों अपनी जान देगा भाई? और परिवार को ऐसे ही बेसहारा छोड़कर कौन जाएगा? सबसे चौंकाने वाली बात, तीनों मामलों में सुसाइड का ही क्यों रास्ता अपनाया गया? और ममता सरकार पर ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, इसकी वजह खुद ममता सरकार ही देती रही है। इसका पहला प्रमाण मैं आपको दे देती हूँ। जैसे ही बंगाल में एसआईआर का ऐलान हुआ, वैसे ही ममता सरकार की तरफ से कुछ अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसको लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई। उसमें से एक मीडिया रिपोर्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जी न्यूज की रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग के मुंह से एसआईआर निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि ममता सरकार को तुरंत 527 ट्रांसफर करने पड़ गए? आगे बता देते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। बिहार के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान कर दिया गया। इसमें गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी नाम है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल कर दिया। बंगाल सरकार ने 527 आईएएस और डब्ल्यूसीएस अधिकारियों का तबादला किया। राज्य सचिवालय के एक सीनियर अफसर के मुताबिक इन तबादलों में ओएसडी डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी, जिलाधीश यानी डीएम, एडिशनल डीएम, एसडीओ और बीडीओ तक शामिल है। हालांकि लिस्ट सोमवार को जारी हुई, लेकिन तबादले की अधिसूचना 24 अक्टूबर को ही जारी कर दी गई थी। अब इसमें
कहां कहां से तबादले हुए हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। किन किन क्षेत्रों में अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जिन जिला अधिकारियों का तबादला हुआ है उनमें उत्तर 24 परगना, ये क्षेत्रों के नाम भी आप दर्शकों ध्यान से सुनिएगा। हुगली, दक्षिण दिनाजपुर, कालिम्पोंग, पश्चिम मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, झारग्राम और पूर्व मिदनापुर, माफ कीजिएगा मिदनापुर के डीएम शामिल हैं। और इसमें से दर्शकों को चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी ये क्षेत्र हैं इनमें से अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे वो उत्तर 24 परगना हो गया, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो गया या दिनाजपुर हो गया, ये सब यहाँ पे घुसपैठी गतिविधियां ज्यादा होती हैं और वहीं से अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये चुनाव आयोग के एसआईआर की घोषणा के बाद किया गया, जिसे चुनाव आयोग के बड़े अपमान के रूप में अब देखा जा रहा है। इसके अलावा खुद ममता बनर्जी भी एसआईआर के ऐलान से पहले ही कह चुकी थी कि भाई अगर राज्य में एसआईआर होती है तो दंगे होंगे, ये एसआईआर फर्जी है। उन्होंने चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को चैलेंज किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो एक बार बता देते हैं। बंगाल में एसआईआर नहीं लागू होने देंगे, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को दी चुनौती। ममता बनर्जी ने एसआईआर पर केंद्र सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बंगाल में एसआईआर नहीं लागू होने देंगे, इसकी आड़ में असली वोटरों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है। साथ ही कहा कि एसआईआर एक प्रकार की फर्जी प्रक्रिया है, यानी ममता सरकार को किसी पे भी भरोसा नहीं है, उन्हें संवैधानिक संस्थाओं पर भी भरोसा नहीं है। एसआईआर एक तरह से फ्रॉड है, इसमें जनता को शामिल नहीं किया जाता बल्कि कुछ अधिकारियों को बैठकों में बुलाकर धमकाया जाता है और राज्य सरकार को इन चर्चाओं से पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। पश्चिम बंगाल के सीईओ के खिलाफ भी शिकायतें हैं जिनका खुलासा वो सही समय पर करेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इस पर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। वो कई अधिकारियों को धमकाते रहे हैं। यही नहीं, टीएमसी के एक मुस्लिम नेता है फरहाद हकीम, वो तो खुलेआम चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ओर से यहाँ पर जो ऑल पार्टी मीटिंग था उसमें हम लोग आए और मैं स्पष्ट किया हूं हमारे पार्टी के तरफ से हम सब, जो एक भी जेन्युइन वोटर का नाम अगर कटा तो हम लोग को एसआरआई का आप जितना भी करें उसका विरोध हम करेंगे। जेन्युइन बंगाल के एक आदमी का नाम हम काटने नहीं देंगे। दूसरा, जो सीआईए के नाम से जो कैंप हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन और इनके गांठ-साठ में अगर हो रहा है तो इसका खिलाफ हम लोग जाएंगे। और सीआईए जो कर रहा है बीजेपी और आपका इलेक्शन कमीशन, इसका जो गठबंधन बन रहा है, इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे। दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा एसआईआर के खिलाफ ममता सरकार सड़कों पर उतरने की तैयारी में भी है। आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी, एक बार फिर बता देती हूँ कि किस तरीके से ममता सरकार ये तैयारी में है कि किस तरीके से एसआईआर का विरोध सड़कों पर उतर के किया जाए। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में महाभारत शुरू हो गई है। सीएम ममता बनर्जी उतरेंगी सड़कों पर और उसके लिए उन्होंने 4 नवंबर की तारीख तय की है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर पर ममता बनर्जी और टीएमसी ने विरोध तेज कर दिया। बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को खारिज किया है। 4 नवंबर को ममता बनर्जी कोलकाता में इसको लेकर रैली करने वाली है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत से ही एसआईआर का विरोध किया, लेकिन अब जबकि निर्वाचन आयोग ने ये तय कर लिया है कि बंगाल में प्रक्रिया होनी ही है, ऐसे में टीएमसी ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से ममता सरकार पर उन सुसाइड्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि बंगाल फिलहाल किसके साए में है। चाहे तो ये शांतिपूर्ण तरीके से भी इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी वो रुख कर सकते हैं, लेकिन उनको सड़कों पर उतरना है, एक तबके को भड़काना है और अपने वोट बैंक को बचाना है। खुद सीएम ऐसी दंगाई भाषा का इस्तेमाल करती हैं, उनके नेता टांग तोड़ने की बातें करते हैं। ये कैसी भाषा है? क्या ऐसी भाषा एक नेता को शोभा देती है? और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार है जो देश हित में बात करती है। वो कई बार ये चेतावनी दे चुकी है, खुद पीएम मोदी भी और गृह मंत्री अमित शाह भी घुसपैठियों को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि अब डेमोग्राफी को बदलने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए बीजेपी की तरफ से डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत भी हो गई है। क्या कुछ पीएम मोदी ने
बंगाल में, बंगाल की धरती से घुसपैठियों को लेकर कहा था वो बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि घुसपैठ के खिलाफ हमारा स्पेशल मिशन ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार को जाना ही होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी चेतावनी दे चुके हैं। वो कई बार घुसपैठियों को लेकर ये बात कर चुके हैं और उन्होंने ये बोला है कि भाई बीजेपी सरकार का ये संकल्प है कि हम देश को घुसपैठियों से मुक्त बनाकर ही रहेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह। पूरे देश को घुसपैठिया मुक्त कराने का हमारा संकल्प है और वो हम पूरा करके रहेंगे। और इसके लिए उचित समय गुलाब बरबोरा जी के शताब्दी वर्ष से अलग नहीं हो सकता। और संयोग देखिए, इसी वर्ष में मोदी जी ने ये जनसांख्यिकी के बदलाव के स्टडी के लिए एक मिशन की स्थापना करने का निर्णय किया है। मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ा कदम होगा देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए। भाई आज भी अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर अपना रुख साफ किया। बहरहाल सवाल अब भी वही कि क्यों घुसपैठियों को बचाने के लिए इतनी जोर आजमाइश की जा रही है, क्यों घुसपैठियों के लिए ममता के दिल में इतनी ममता जाग जाती है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।